एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो अगर आपको और ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैच द प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनके मल्टीपल्स हैं। अब आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, और ये जो वैल्यूज है एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है, तो आप वहां से इसे याद कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ मैच करके। देखो, पिको का मल्टीपल होता है 10 टू द पावर -12, ठीक है, यानी ए का जो है ये वाला पार्ट है। सेकेंड देखो, फेम्टो फेम्टो के लिए मल्टीपल होता है 10 टू द पावर -15, बी। फिर थर्ड देखो, मिली मिली के लिए होता है 10 टू द पावर -3। और फोर्थ है गीगा गीगा के लिए होता है मल्टीपल 10 टू द पावर 9। सो हमने मैच कर दिए। ऐसे ही आपको और भी वैल्यूज दी हुई है, वो आपको एनसीईआरटी की बुक से याद करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में रिलेशन बताना है। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। पहले फ़ारेनहाइट स्केल ड्रॉ कर देते हैं। देखो, मान लो फ़ारेनहाइट स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है। ये नीचे मैं आइस पॉइंट बता रही हूँ, और यहाँ ऊपर बॉइलिंग पॉइंट ये रहा। इससे होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आइस पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल पे आइस पॉइंट हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 100 डिग्री सेल्सियस। अब फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो, रिलेशन निकालने के लिए मैं इनके बीच में किसी भी वैल्यू को x मान लूंगी, ठीक है। तो x माइनस जो इस स्केल पे लोअर पॉइंट होता है, डिवाइड में अपर पॉइंट। स्केल का जो अपर पॉइंट है 212 है इस केस में, और इस केस में 100 है, तो अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं इससे रिलेशन निकालूंगी। देखो, तो मैं यहाँ पे किसी भी वैल्यू को मान लो f ही मान रही हूँ, ठीक है, और सेल्सियस के बीच में किसी वैल्यू को c मान रही हूँ। अब मुझे इन दोनों टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है। तो देखो, x बोला तो मैंने कि किसी वैल्यू को मैं x मान लूंगी, तो f, यहाँ मैंने f माना है, माइनस स्केल का लोअर पॉइंट 32 है इस केस में, 32 डिवाइड बाय स्केल का अपर पॉइंट 212 है, 212 माइनस स्केल का लोअर पॉइंट अगेन 32। हमने एज इट इज पुट कर दिया वैल्यू की जैसे था। किसी भी पॉइंट को जो x होगा, यहाँ मैंने f माना तो मैंने f पुट कर दिया, माइनस स्केल का लोअर पॉइंट 32 डिवाइड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट 212 माइनस 32। इसे इक्वेट कर देंगे किससे? हमें सेल्सियस से रिलेशन निकालना है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो देखो, यहाँ पे मैंने c माना है किसी भी टेम्परेचर को, तो c माइनस जो लोअर पॉइंट होगा 0 डिवाइड में स्केल का अपर पॉइंट 100 माइनस स्केल का लोअर पॉइंट 0। अब आ गया। अब बस हमें सिंपली से सॉल्व करना है और हमें रिलेशन मिल जाएगा। देखो, मैं क्या करूंगी, 0 है 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसे पहले एज इट इज लिखती हूँ। यहाँ से सॉल्व कर लेते इसे। f माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32 इज इक्वल टू c बाय 100 लिख दूंगी मैं इसे, ठीक है। आगे देखो, 212 माइनस 32 इसे सॉल्व करूंगी आगे। f माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32 कितना होता है 180, मैं यहाँ पे 180 लिख दूंगी, इज इक्वल टू c बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 एंड 2 9। आगे देखो, f माइनस 32 अपॉन 9, f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू c अपॉन 5, c अपॉन 5। इस 9 को मैं आउट साइड ले जाऊंगा, f माइनस 32 इज इक्वल टू
9/5 डिग्री सेल्सियस। हमें 32 को मैं इधर ले जाऊँ तो F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हमारे पास रिलेशन आ गया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। मतलब अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट दिया होगा तो हम डिग्री सेल्सियस निकालेंगे ये वैल्यू पुट करके, और अगर हमें सेल्सियस में दिया होगा तो हम फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास रिलेशन आ गया, ये देखो सी ऑप्शन देखो, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखो एक बार फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर रिलेशन निकालना था। दो स्केल बनाए मैंने। फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस होता है, जो आइस पॉइंट है, हम वो आइस पॉइंट भी कहते हैं, और हायर पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस पे वो आइस पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, ये हमें पता चल गया। अब रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। इनके बीच का कोई भी टेम्परेचर मैंने सपोज x मान लिया, माइनस जो स्केल का लोअर पॉइंट होगा, लोअर पॉइंट डिवाइड में स्केल का जो अपर पॉइंट है 212 माइनस स्केल का जो लोअर पॉइंट है 32। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये देखो मैंने यहाँ की वैल्यू को f माना है, f माइनस लोअर पॉइंट 32 डिवाइड में अपर पॉइंट 212 माइनस लोअर पॉइंट 32 इज इक्वल टू, इनके बीच की वैल्यू को मैंने c माना है, c माइनस लोअर पॉइंट 0 अपर पॉइंट 100 माइनस लोअर पॉइंट 0। फिर देखो ये 0 में हटा सकती हूँ यहाँ से, यहाँ मैंने लिखा है f माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32 इज इक्वल टू c बाय 100 हुआ। आगे f माइनस 32 212 माइनस 32 180 होता है, यहाँ दिखा दिया मैंने आपको 180 इज इक्वल टू c बाय 100। फिर मैंने यहाँ से 0 को कैंसिल कर दिया, पहले 2 5 9 2 9 18, यहाँ नीचे 9 यहाँ पे 5 आ गया। फिर देखो तो f माइनस 32 अपॉन 9 आया, 9 था यहाँ पे, इज इक्वल टू c बाय 5, c बाय 5, 9 को मैं इस तरफ ले गई, f माइनस 32 इज इक्वल टू 9 बाय 5 डिग्री सेल्सियस। फिर इस 32 को मैं इस तरफ ले गई, तो f इज इक्वल टू 9 बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और हमारा रिलेशन आ गया। एक बार अच्छे से देख लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। Few figures are expressed in scientific notation. Mark the incorrect one. यहाँ पे आपको ये चार significant figures, कुछ figures हैं जो scientific notation में दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इन चारों में से गलत कौन सा है, ठीक है। तो देखो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट देखो 234,000, इसको इन्होंने लिखा है 2.34 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। देखो जब मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करूंगी 1 2 3 4 5, मैंने 5 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट किया है, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की साइड शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ देखो मैंने कितने प्लेस शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5, तो 2.34 इंटू 10 टू द पावर 5, ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, 8008 इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा है 8 इंटू 10 टू द पावर 3, क्या ये सही है। जब हम यहाँ से डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करेंगे 8 1 2 3, तो ये 8 पॉइंट, इसे हम ऐसे लिखेंगे 8.008, और तब लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट हुआ डेसिमल प्लेस, और डेसिमल प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, 10 की पावर इंक्रीज हुई 3, क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया है। लेकिन उन्होंने 8 को एज इट इज छोड़ रखा है, 8.008 नहीं लिखा है, तो ये अभी के लिए हमें पता चलता है कि आंसर गलत है। पर आगे भी ऑप्शन को देख लेते हैं। 0.0048, यहाँ हम डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। देखो 1 2 3, हम यहाँ पे हमने 3 प्लेसेस शिफ्ट किया, तो यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर कम होगी, 3 प्लेस शिफ्ट किया है तो -3 आ गया, और 4.8 यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो 500.0 इज इक्वल टू 5.00 इंटू 10 टू द पावर 2,
यहाँ भी हम डेसिमल को देखो 1 2 इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, 10 की पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया है तो 10 की पावर 2 हो गई, यानी कि ये वैल्यू भी हमारी करेक्ट है। हमारे हमें बोला था क्वेश्चन में कि मार्क द इनकरेक्ट वन, इनमें से कौन सा गलत है वो बताना था, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, 8.008 इंटू 10 टू द पावर 3। देख लो आप इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, the result of the operation 2.5 into 1.25 should be which of the following on the basis of significant figures। यहाँ पे आपको दो ऑपरेशन दिए हैं 2.5 into 1.25। आपको बताना है कि जब इसका आंसर आएगा तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, तो आप ना इसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको सिर्फ इन्होंने पूछा है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऑप्शन में देखो पहले, यहाँ पे 3.125 है, 3.13 है, 3.1 है, 31.25 है। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि जिस भी ऑपरेशन में नंबर्स में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमारे प्रोडक्ट मतलब उसके आंसर में भी होगा, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका जो आंसर आएगा उसके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। तो आप सीधा ऑप्शन में देखो, इन चारों में से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें तो 1 2 3 4 4 है, इसमें 1 2 3 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 है। हमारे आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, 2। तो हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। आप एक बार देख लो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सिंपली पूछा था, ऑपरेशन दिया हुआ है, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उस हिसाब से आपको ऑप्शन में बताना था। ऑप्शन में देखो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है और 4 है, और हमारे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे रूल ये कहता है कि आंसर में प्रोडक्ट में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही होने चाहिए। यहाँ देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द आंसर इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 3.0223 एंड 5.041। ये हमसे कह रहा है कि इन्होंने दो नंबर्स दिए हैं हमें, इन्हें ऐड करना है, इनका जो आंसर आएगा उनमें उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो देखो एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में भी जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इस नंबर को देखूं 3.0223 और 5.041, यहाँ देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, और यहाँ पे 3। हमारे आंसर में कितना होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। देखो डेसिमल के बाद अब यहाँ ऑप्शन में देखो 8063.3 कितना है, यहाँ पे एक ही है, 0633 4 है, 063 3 है, 0.33 2 है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 8.063। डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 ही है। तो आगे आपको समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Which of the following is the most accurate measurement। अब आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें देखना होता है कि जिस भी नंबर में जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो बस यहाँ आपको चारों ऑप्शन में यही देखना है कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है। यहाँ देखो एक ही है, यहाँ देखो पॉइंट के बाद डेसिमल 2, यहाँ पे 1 2 3 दोनों जरा काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 3 1 2 3 4 4। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना एक्यूरेट मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ज्यादा मेजरमेंट उतना एक्यूरेट, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। How much mass of AgNO3 silver nitrate will react with 5.85 gram of NaCl to produce 14.35 gram of AgCl and 8.5 gram of NaNO3 if law of conservation of mass is followed? तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन्होंने पूछा है हमसे कि AgNO3 का कितना मास लेंगे जो रिएक्ट करेगा विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट क्या दे रहा है वो 14.35 ग्राम AgCl दे रहा है और 8.5 ग्राम ऑफ NaNO3 दे रहा है। तो अगर ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तो वो ये पूछ रहा है कि AgNO3 का कितना मास रिएक्ट करेगा। तो देखो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिकॉल करते हैं। ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने रिएक्शन क्या लिखा है, पहले इसको लिख लेते हैं रिएक्शन को। मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो AgNO3 रिएक्ट कर रहा है विद NaCl टू प्रोड्यूस AgCl एंड NaNO3, ठीक है। तो देखो AgNO3 का मास उन्होंने पूछा है हमसे, हम इसे x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। NaCl का मास उन्होंने दिया हुआ है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। AgCl का मास उन्होंने दिया हुआ है 14.35 ग्राम, 14.35 ग्राम और NaNO3 का मास 8.5 ग्राम, ठीक है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता है कि रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट के मास को ऐड कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे इनके मास से। x प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5, मैं इसे ऐड कर दूंगी 14.35 और 8.5, 5, 8, 2 कैरी 1, 2, ये आ गया हमारे पास ये प्रोडक्ट की साइड आ गया। हमारा टोटल मास कितना है 22.85 ग्राम। ये प्रोडक्ट की साइड हमारा मास है, हमने इसे ऐड कर दिया और इतना ही मास हमारा रिएक्टेंट की तरफ भी होना चाहिए। तो x प्लस 5.85 तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 22.85 माइनस 5.85, 5.85 ये 0 होगा और ये 17, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 17 ग्राम, यानी कि हमें क्वेश्चन में इसमें पूछा था कि AgNO3 का कितना मास रिएक्ट करेगा, तो 17 ग्राम AgNO3 रिएक्ट करेगा विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ये रिएक्टेंट था हमारा। इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा AgCl प्लस NaNO3 तो वो देगा 14.35 ग्राम ऑफ AgCl और 8.5 ग्राम ऑफ NaNO3। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल है वो आपको याद रखना है, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया AgNO3 का मास कितना है 17 ग्राम हमें चाहिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब एक बार फिर से ध्यान से देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें ना ये डेटा दिया हुआ है और ये डेटा उन्हें मिलता है जब वो डाइनाइट्रोजन को और डाइऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं ताकि वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये जो डेटा है अब ये कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है। देखो इसके लिए आपको सारे लॉज पहले पता होने चाहिए क्या होते हैं। देखो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि देखो जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एलिमेंट्स होते हैं, एक ही एलिमेंट से कई सारे दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके कई सारे कंपाउंड बनते हैं। तो उन एलिमेंट्स का जो मास है उनका रेशियो किसी भी सोर्स से प्रिपेयर किया गया हो या किसी भी लेबोरेटरी मेथड से प्रिपेयर किया हो, उनका जो मास है का रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है।
थर्ड देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, आप पहले फोर्थ लॉ देख लो, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ये कहता है कि किसी भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है गैसेस का, वो उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसमें होना चाहिए। मतलब सेम वॉल्यूम ऑफ गैस शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो और इस डेटा को देखो आप अब, 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, अगेन 14 ग्राम 32 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, 28 ग्राम 32 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, और 28 ग्राम 96 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। जब आप इस मास का रेशियो लोगे तो ये क्या आएगा, 16:32:32:32:96, 1:16, 1 जा 16 2 जा 16 2 जा 16 6 जा। ठीक है, तो देखो ये रेशियो आपको सिंपल होल नंबर रेशियो में आया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब हम एक एलिमेंट तो फिक्स होता है, उसको दूसरे एलिमेंट से जब कंबाइन कराते हैं, तो उस दूसरे एलिमेंट की जो मास का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। जैसे यहाँ देखो, पहले नाइट्रोजन का मास फिक्स रखा है 14 ग्राम, इसको कंबाइन करवाया है 16 ग्राम से और 32 ग्राम से, रेशियो 1:2 हुआ, होल नंबर रेशियो है सिंपल। फिर देखो 28 ग्राम मास को फिक्स रखा है, इसको करवाया है 32 ग्राम से और 96 ग्राम से। देखो 28 ग्राम को इन्होंने रिएक्ट करवाया 32 ग्राम से और 96 ग्राम से। ये 16 2 जा 16 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये रेशियो 1:3 आया, सिंपल होल नंबर रेशियो है। वैसे 14 ग्राम को 16 और 32 से कंबाइन कराया, 14 को 16 और 32 से करवाया, तो रेशियो 1:2 आया। तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि ये डेटा आपको दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो हमारा आपका आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने पिछले क्वेश्चन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डिस्कस किया था, अब यहाँ हम देखते हैं कि उसका इनमें से कौन सा पेयर जो है आपको बता रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहा है। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक एलिमेंट फिक्स रहता है और उसको दूसरे एलिमेंट की अलग अलग मास से हम कंबाइन कराते हैं, और उस मास का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखो PH3 और HCl है, ना तो यहाँ पे एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ तो बात ही नहीं हो सकती। सी ऑप्शन देखो H2S SO2, यहाँ भी सेम एलिमेंट नहीं है, अगर S है भी तो यहाँ पे देखो दूसरे एलिमेंट्स है ना, तो हम यहाँ पे नहीं करवा सकते, यहाँ भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखो, कॉपर है सेम है, पर जिससे ये रिएक्ट कर रहा है ये अलग है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन बचा PbO और PbO2, ये वाला एलिमेंट तो फिक्स है, और ऑक्सीजन के कौन से कितने मास से कंबाइन कर रहा है, ये बढ़ रहा है 16 से, इस टू यहाँ पे 32 है मास, तो 16 बन जा और 16 टू जा, रेशियो 1:2 आया, तो मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। बस यही पूछा था क्वेश्चन में, आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मार्क द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये चार आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको वो ऑप्शन मार्क करना है जो गलत है। देखो, ए स्टेटमेंट क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये बता रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, तो सही कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें पता है कि जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए, यानी कि मास को ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये हमारा तो सही है, ये वाला ए ऑप्शन सही है। A compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऐसा कहता है, सही कहता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है उनका बनाने का सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी बना, कोई भी प्रिपरेटरी मेथड का उसका कुछ और भी हो, तो भी उसमें जो एलिमेंट्स है उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, चाहे वो सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ Fe2O3 है, Fe3O4 है, इसमें Fe का और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो हम निकालेंगे जब उस कंपाउंड में, तो वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, और देखो स्टेटमेंट ये कहता है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट,
मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड देखो, when gases combine they do so in a simple ratio by weight, Gay-Lussac's law। अब ये सही है क्या? स्टेटमेंट ध्यान से करो। वो कह रहा है कि जब गैसेस कंबाइन करते हैं they do so in a simple ratio by weight, क्या वो वेट का रेशियो सिंपल होता है या वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होता है? वॉल्यूम का होता है। आप एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन फिर से देखोगे तो वहां लिखा होगा जब गैसेस कंबाइन करते हैं उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उस सिंपल रेशियो में वॉल्यूम का रेशियो होता है उससे कंबाइन करते हैं, ना कि वेट से। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। एक बार फोर्थ में देख लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा एवोगैड्रो लॉ कहता है। सही कहता है कि सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जितना गैस का वॉल्यूम होता है उतने ही हमारे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसने पूछा, क्या पूछा था कि कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। वेट नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम होगा।